और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी अविनाश हत्याकांड में मुख्य हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से बेनीपट्टी में फिर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, थाना में घुसकर किया हंगामा। बेनीपट्टी के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड में फुलपरास अनुमंडल प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर मुख्यालय में निकाला मौन जुलूस। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी में हुए गुलशन हत्याकांड मामले का अब तक नहीं हुआ कोई खंडन, पुलिसिया कार्रवाई शून्य। बेनीपट्टी के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड की सीबीआई से जांच को लेकर सीएम से मिलेंगे पप्पू यादव। मृतक अविनाश के परिजनों से मिलकर बढ़ाया ढांढस, दिया न्याय दिलाने का भरोसा। खुटौना थाना क्षेत्र के प्रयागपुर में एक महिला से 20,000 रुपए झपट ले भागा अज्ञात अपराधी। स्टेट बैंक के एटीएम के पास हुई घटना। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुबनी के मधवा पूर्व हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हुआ संपन्न। 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर की जाएगी मतगणना। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के घूमते हैं 99% व्यक्ति, कोरोना बढ़ने की संभावना। खजौली में 1594 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। ओसीओपी परिसर में कुल 3780 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। मधेपुर थाना परिसर में 4000 लीटर शराब जेसीबी से गड्ढा खोदकर किया गया विनिष्ट, अंचलाधिकारी रहे मौजूद। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रेस क्लब में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी के लोहिया चौक निवासी बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा हत्याकांड मामले में मंगलवार को आक्रोशित परिजनों ने फिर एक बार सड़क जाम किया। इस दौरान मुख्य हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर थाना में घुसकर हंगामा भी किया गया। इधर जाम लगने से घंटों सड़क जाम होने के कारण लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। गौरतलब है कि परिजनों व स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है। पुलिस ने अब तक इस मामले में एक भी कार्रवाई नहीं की है। इधर जाम के दौरान मधुबनी के पुलिस अधीक्षक व डीएसपी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। अविनाश हत्याकांड के मुख्य हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने मंगलवार को पुनः सड़क जाम किया। आक्रोशित परिजनों ने करीब 1-1:30 बजे लोहिया चौक को चारों ओर से बांस बल्ले से जाम कर दिया। उसके बाद मधुबनी के एसपी और बेनीपट्टी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित परिजन अविनाश हत्याकांड के मुख्य हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को संरक्षण देना बंद करो, फर्जी नर्सिंग होम संचालकों पर कार्रवाई करो, संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो, ऐसे कई मांग कर रहे हैं। आक्रोशित परिजनों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पिछली बार जाम के दौरान 7 सूत्री मांगों पर 72 घंटे के अंदर यथोचित पहल करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक मुख्य हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जाम का एक कारण अनुसंधान बंद हो गया का अफवाह भी बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 9 नवंबर को अविनाश का अपहरण हुआ था। 11 नवंबर को उसके मझले भाई चंद्रशेखर द्वारा अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 12 नवंबर की रात अविनाश का शव झाड़ी से बरामद हुआ। 14 को आक्रोशित परिजनों ने लोहिया चौक पर 7 सूत्री मांगों को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। घंटों जाम रहने के बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम, बीडीओ सहित अन्य ने मौके पर पहुंचकर वार्ता कर आश्वासन देकर जाम हटवाया। इधर जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। जाम में फंसे लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए छटपटाते दिखे।
इधर घंटों जाम रहने के बाद पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, बेनीपट्टी एसएचओ अरविंद कुमार, अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, साहरघाट के रामचंद्र चौपाल, एसआई मृत्युंजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों की वार्ता और अनुसंधान जारी रहने की बात पर जाम को हटाया गया, जिसके बाद यातायात परिचालन पुनः शुरू हो पाई। क्योंकि वो अपने घर का ही चिराग नहीं था, पूरे समाज का छाया नहीं था। हमारे मिथिला के लाल के साथ इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। भैया हम पत्रकार समाज से आते हैं और हम इसको और बता दें हमसे नहीं होने वाला, देख लेंगे। समझ सकते हैं कि एक पत्रकार है जो यहाँ की जो अस्पताल की जो रियलिटी है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो नर्सिंग होम है उसके खिलाफ उन्होंने काला सच जो है वो दिखाया था। उसके बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को बेनीपट्टी के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड मामले को लेकर फुलपरास अनुमंडल प्रेस क्लब के सदस्यों के द्वारा अनुमंडल मुख्यालय में काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला गया। अविनाश हत्याकांड में उच्च स्तरीय मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बेनीपट्टी के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश की हत्या के विरोध में मंगलवार को फुलपरास अनुमंडल प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर मुख्यालय में मौन जुलूस निकाला और बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड के उच्च स्तरीय जांच सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक प्रांगण से निकला मौन जुलूस क्रांतिकारी अमर शहीद परमेश्वर चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय तक गया, जहां एसडीएम को पत्रकारों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दी जाए और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस निर्मम हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिसमें मधुबनी पुलिस को अलग रखा जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व आश्रित परिवार को पूर्ण सुरक्षा के साथ आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए। इस बाबत एसडीएम ने कहा कि अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में कथित अवैध रूप से गैर पंजीकृत नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी बंद करने की प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। मौन जुलूस के बाद ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें पत्रकारों ने कहा कि अविनाश की हत्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या है। सरकार पत्रकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, जो बेहद ही शर्मनाक है। इस मौन जुलूस में प्रेस क्लब के संयोजक ब्रह्मानंद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार राजा, सचिव सुशील कुमार, अरविंद कन्हैया, देवकांत झा, जगदीश चौपाल, पवन झा आजाद, रुपेश कुमार, जैलेंद्र यादव, विजय कुमार यादव, बेबी कुमारी, शंभू नारायण, गोपाल कुमार, रमेश कुमार सहित मुख्यालय के विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार शामिल हुए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के भौवारा निवासी गुलशन खातून हत्याकांड मामले को लेकर भौवारा के युवाओं व महिलाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान गुलशन खातून के हत्यारों को पकड़ने व फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले मधुबनी के ऑफिसर कॉलोनी स्थित एक खंडहर नुमा मकान से 29 वर्षीय गुलशन खातून का शव बरामद किया गया था। इस मामले में गुलशन के रेप और हत्याकांड का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक इसमें पुलिसिया कार्रवाई शून्य है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। पिछले दिनों मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी स्थित एक खंडहर मकान से भौवारा वार्ड संख्या 22 निवासी 29 वर्षीय लड़की गुलशन खातून का शव बरामद हुआ था, जिस मामले में पुलिसिया कार्रवाई शून्य है। इसके खिलाफ भौवारा के युवाओं व महिलाओं ने गुलशन के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार की देर शाम कैंडल मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व कर रहे युवाओं व महिलाओं ने बताया कि गुलशन मामले में पुलिस की कार्रवाई शून्य से लगता है कि गरीब को न्याय नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पुलिस अब तक पूरे मामले में किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की है।
इन लोगों ने कहा कि अगर अविलंब पुलिस हत्या मामले में गिरफ्तारी व पूरे मामले का खुलासा नहीं करती है तो इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कैंडल मार्च में अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के अध्यक्ष मोहम्मद अमानुल्लाह खान, परवेज हसन दानिश, फहीम बकर मूसा, विजयश्री टुन्ना, शाहजहां अंसारी, रुखसाना खातून, जहाना खातून समेत भारी संख्या में लोग शामिल थे। बताइए क्या मांग है? देखिए, विगत 8 तारीख को मधुबनी के सबसे वीवीआईपी कॉलोनी, जिसको अफसर कॉलोनी कहा था, उसमें एक हमारे बहन और या हमारे समाज की बेटी 25 वर्षीय गुलशन खातून का जो लाश मिला है, उस लाश के बारे में और जिस जगह पे वो लाश मिला है उस जगह को अभी तक प्रशासन ने सील नहीं किया। जब वो मकान सील नहीं होगा तो उस पर जांच कैसे बैठेगी? अगर वो उस जगह मामले को लेकर के कैंडल मार्च है आज। हाँ, गुलशन हत्याकांड को लेकर के पुलिस की जो लचर व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरोध में जन आक्रोश कैंडल मार्च या मधुबनी में आयोजन किया गया था। मधुबनी नगर वासियों की तरफ से क्या डिमांड है आप लोग का? हम लोगों का डिमांड ये है कि जिला प्रशासन सबसे पहले मृतक का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उसमें जो घाट मेल मिलाया जा रहा है वो नहीं चलेगा। उसको साफ तौर पर परिजन को सेटिस्फाइड कीजिए कि आखिर गुलशन की हत्या हुई तो किस प्रकार से हुई। और पुलिस को ये कहना है कि आप जो अभी तक अनुसंधान में पाया है और एक आदमी को गिरफ्तार किया है, तो हमको आरोपी नहीं चाहिए, हमको हत्यारा की गिरफ्तारी चाहिए। और हत्यारा कौन है वो मधुबनी का वासी जानना चाहता है। और गुलशन हत्याकांड में हत्यारा की गिरफ्तारी चाहिए और बल्कि हत्यारा को सजा कैसे मिलेगी उसको लेकर के हम लोग आज कैंडल मार्च का आयोजन किया था। मधुबनी में लगातार हत्याएं हो रही है। बेनीपट्टी में पत्रकार अविनाश झा और पुजीनाथ झा की हत्या हुई है। मधुबनी के ऑफिसर कॉलोनी में गुलशन की हत्या हुई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। बिल्कुल प्रशासन कम से कम गतिविधि में आए ताकि यहाँ की जनता की भावना को समझने की कोशिश करे। नहीं, लगातार हत्याएं हो रही है, प्रशासन खुशी है, जिसके वजह से ये नौबत आ रही है। बहुत अपराध है, क्योंकि एक चुनौती है प्रशासन के लिए का स्वीकार करे और गलत लोगों को, जो लोग इसमें शामिल है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करे। क्योंकि अब तक जो गिरफ्तारी हुई है, एक गिरफ्तारी हुई है वो जिला के रहने वाले हैं। खून मोबाइल के ट्रैक पर उनसे जो बात हुई है उसके आधार पर उनको जेल भेजा गया है। हम इस पर पूरी तरह से इत्मीनान नहीं है। और भी लोग कल्पित है, क्योंकि ये घटना बहुत निंदनीय घटना है और एक प्रशासन के नजदीक में ये घटना घटी है। ऐसे में हम लोग का फर्ज बनता है कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ें और इस लड़ाई को लड़के हम लोग हक और न्याय की लड़ाई लड़ें। गुलशन का जो हत्यारा है उसको सामने लाए। अविनाश झा का भी सवाल है, क्योंकि एक निष्पक्ष पत्रकार जो पोर्टल चैनल के आधार पर किसी हॉस्पिटल का वो ये उजागर करना चाहता था, ऐसे में प्लानिंग वे में उसकी हत्या कर दी गई है। हम सिर्फ प्रशासन से, मधुबनी के एसपी साहब से, डीएसपी साहब से ये मांग करेंगे कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट को गिरफ्तार करें ताकि मधुबनी वासी को ये एहसास हो कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और हक की लड़ाई लड़ने में प्रशासन साथ से अगर शिथिलता बरती जाएगी तो इसका परिणाम बेहतर नतीजा हम लोगों के बीच में नहीं आएगा। क्योंकि जनता को भरोसे में लेना चाहिए प्रशासन को। बगल की घटना है, इस तरह से हम लोग परेशान हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। सदर अस्पताल में भी हम लोग गए, वहाँ भी न्याय की गुहार लगा रहे थे। जी बताइए, वो ऑफिसर्स कॉलोनी हत्याकांड को लेकर के आज आक्रोश कैंडल मार्च निकला है, क्या डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ये हत्याकांड 4 नवंबर को हुआ, आज 15 नवंबर है। आप लोगों में से सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो बताएं कि पुलिस की तरफ से इस जांच में क्या प्रोग्रेस है। आपके पीछे एक बोर्ड देखिए लिखा हुआ है कलेक्ट्रेट पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाई जा रही है,
कोई बतावे यहाँ बेटी बचाई जा रही है? सिर्फ बेटियों को मारने का काम हो रहा है और प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन की सहभागिता इस तरह से हम समझते हैं कि जब 8 तारीख को लाश वहां बरामद हुई, उस कैंपस में, उस बिल्डिंग के ऊपर रहने वाले किसी भी फर्द से जो वहां रह रहे हैं, जो ऑफिसर हैं, क्या उनसे पूछताछ हुई है? नहीं। तो ये किस तरह का जांच हो रहा है कि आज 11 दिन हो गया और न कल्प्रिट पकड़ा गया, एक आदमी जो बातचीत करता था उस बिना पर उसको जेल में डाल दिया गया। अब वो देखिए, बड़ा ही शर्मनाक स्थिति है मधुबनी, खास करके मिथिला क्षेत्र के लिए, जहां देश की सरकार, देश की हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगी हुई है। यहाँ बेटी की इज्जत आबरू खतरे में है, यहाँ की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जिला के तमाम आप प्रखंडों में जाइए तो वहाँ महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए, बड़ा ही शर्मनाक स्थिति है मधुबनी, खास करके मिथिला क्षेत्र के लिए, जहां देश की सरकार, देश की हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगी हुई है। यहाँ बेटी की इज्जत आबरू खतरे में है, यहाँ की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जिला के तमाम आप प्रखंडों में जाइए तो वहाँ महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए एसपी ऑफिस के बगल न वहाँ पे जो रस्सी से बांध दिया था उसको सील किया था, न वो है। तो जब हम लोग का यही कहना है, जब वो आवास जब सील नहीं है तो उस पर जांच जो निष्पक्ष कैसे होगी? तो हम जो यहाँ के जो पुलिस कैप्टन है सत्य प्रकाश, जिनका शॉर्ट फॉर्म एसपी भी है और वो यहाँ के एसपी भी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप जो है इनको जल्द से जल्द इनका जो जांच है उस जांच में तेजी लाए और उस जांच को एक सही दिशा में देने का प्रयास करें। और दूसरी बात ये कि ये जो अपराधी पकड़ा गया है, उस अपराधी जो भी अपराधी हो, हमको अपराधी से मतलब नहीं है, अगर वो संलिप्त है तो उसको स्पीडी ट्रायल के तहत उसको जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाने की मांग हम लोग करते हैं और इसीलिए हम लोगों ने आज कैंडल मार्च का आयोजन किया था। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रविवार की देर शाम जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव बेनीपट्टी के लोहिया चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा हत्याकांड मामले को लेकर उसके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना देकर उनका ढांढस बंधाया। मौके पर ही परिजनों को तत्काल आर्थिक मदद के तौर पर 50,000 रुपए नकद भी दिए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वह इस हत्याकांड मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के लोहिया चौक निवासी मृतक अविनाश के परिजनों से मिलने रविवार की देर शाम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने पहुंचते ही घर में जाकर मृतक के बड़े भाई त्रिलोक झा, चंद्रशेखर झा, पिता दयानंद झा, मां विभा देवी, साथ ही अन्य परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद पूर्व सांसद ने प्रेस प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश हत्याकांड में डीएसपी व एसपी केस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जो चलने वाला नहीं है। डीएसपी व एसपी नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी व लालू यादव की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, पप्पू यादव को नहीं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यदि मामला प्रेम प्रसंग का भी था तो क्या किसी को मारने की आजादी है और क्या प्रेम करना गुनाह है? प्रेम प्रसंग के बातों को खारिज करते हुए कहा कि किसी महिला से 45 दिन की मुलाकात और 6 मिनट की बातचीत में प्रेम हो सकता है क्या? साफ तौर पर बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश हत्याकांड प्रेम प्रसंग का नहीं, बल्कि यह स्थानीय माफिया गठजोड़ से फर्जी नर्सिंग होमों के संचालकों की साजिश का परिणाम है, जिसके खिलाफ मृतक लड़ाई लड़ रहा था। बीते कुछ दिनों पूर्व बेनीपट्टी के एक फर्जी नर्सिंग होम में बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश को रास्ते से हटाने के लिए अन्य फर्जी नर्सिंग होमों के संचालकों की एक बैठक स्थानीय एक दबंग जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में हुई थी। उस बैठक में एक स्थानीय दबंग जनप्रतिनिधि को फर्जी नर्सिंग होमों का अध्यक्ष चुना गया था। जिन 11, 15 और 20 फर्जी नर्सिंग होमों के खिलाफ मृतक संघर्षरत थे, उन्होंने ही स्थानीय माफिया गठजोड़ के साथ मिलकर बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश की निर्मम हत्या करवाई है। और यदि पुलिस प्रेम प्रसंग में इस जघन्य हत्याकांड को मोड़ने की कोशिश कर रही है तो यह सरासर गलत है। इस नृशंस हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर करने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि अगर सीएम ने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो फिर सीबीआई जांच की मांग को लेकर मृतक के परिजन हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करेंगे और इसकी पूरी लड़ाई में पप्पू यादव ने कहा कि वह तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मृतक के माता पिता को अपनी पार्टी की तरफ से तत्काल 50,000 रुपए नगद मदद देने की घोषणा की। इस मौके पर जाप के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव, मोहम्मद तमन्ने शेख, प्रकाश झा, सुरेंद्र यादव, तारा बाबू, शंभू सिंह, मोइदुल कलाम सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। पवन चाहता था कि यह लड़का उस नर्स से प्रेम ना करे, इसीलिए मार दिया। तो क्या पवन मारने में अपने सगे दोनों भाई को ले गए? दुनिया में कोई ऐसी घटना बता दीजिएगा कि हम प्रेम करेंगे और यदि हमारी कहीं से मन में होगी कि वो लड़की से ये बात ना करे तो दोनों सगे भाई जाके मारेंगे। दीपक और पवन दोनों का नाम डीएसपी बोल रहा है। ये घटना शुरू कब से हुई? आरटीआई कब से शुरू हुई? 11 फर्जी नर्सिंग होम कौन कौन है? हम नर्सिंग होम की बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्जी नर्सिंग होम की बात कर रहे हैं, जहां मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रूल्स आउट नहीं है, ना कोई सर्जन हो बैठता है, ना कोई फिजिशियन होता है। कंप्लीट पेन एंड पेपर पर, कागज पर फर्जी नर्सिंग होम चलते हैं और जिसमें लोकल जनप्रतिनिधियों की भागीदारी ज्यादा होती है, दबंगई करते हैं। कि एक तो उनका आरटीआई लगातार करना, दूसरा 11 फर्जी नर्सिंग होम के बारे में पूछताछ होना, 7 तारीख को खेला होवे स्टेटस को डालना, फिर गाना के साथ आगे बढ़ना, 12 तारीख को किडनैपिंग होना और 15 को लाश पकड़ना, 9 को किडनैपिंग, 12 को लाश, 9 को किडनैपिंग, 12 को लाश मिला। तो उसमें बहुत सीधा सवाल ये है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को एक अज्ञात अपराधी खुटौना स्थानीय बाजार में एक महिला से 20,000 रुपए से भरा एक बैग झपट कर ले भागा। यह घटना एटीएम के समीप हुई। इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। खुटौना थाना क्षेत्र के प्रयागपुर की शाहजहां खातून से सोमवार को एक अज्ञात अपराधी स्थानीय बाजार के स्टेशन मोड़ के समीप हाथ में रखा प्लास्टिक बैग झपट कर भाग गया। बैग में 20,000 नगद और एक मोबाइल फोन रखा था। महिला ने स्टेट बैंक से 20,000 रुपए निकाले थे। 30-32 साल के एक अज्ञात आदमी ने उसकी निकासी का पर्चा भरा था और भुगतान काउंटर के लाइन में भी लगा हुआ था। निकासी के बाद महिला ने रुपए व अपना मोबाइल बैग में रखकर बरेल चौक की ओर निकल पड़ी। उसे बाजार में कुछ सामान खरीदना था। ज्यों ही वह स्टेशन मोड़ पर एसबीआई एटीएम के पास पहुंची, पीछे से किसी अज्ञात आदमी ने झपट्टा मारकर बैग छीन लिया और भाग निकला। महिला के अनुसार यह वही आदमी था जिसने बैंक में उसकी निकासी पर्ची भरी थी और भुगतान काउंटर पर लाइन में लगा हुआ था। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई और बदहवास हालत में खुटौना थाने पहुंची। उससे बयान के आधार पर थाने में इस संबंध में मामले में सनहा दर्ज कर लिया गया। महिला के अनुसार यदि स्टेट बैंक के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाए तो वह उस अपराधी को पहचान लेगी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी चाइल्ड लाइन के हेल्प नंबर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला गया। इस जागरूकता रथ को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने हरी झंडी देकर रवाना किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को समाहरणालय मधुबनी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बाल संरक्षण जिला प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। आशा है कि इस रथ के माध्यम से अधिक लोग बाल संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। चाइल्ड लाइन मधुबनी के निर्देशिका निर्मला द्वारा जानकारी दी गई कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन द्वारा जिले में बाल संरक्षण को लेकर गतिविधियां की जाती है। उन्होंने बताया कि गंभीर समस्या से जूझ रहे बालक बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 1098 संख्या के हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है, जिस पर किसी कठिन परिस्थिति में कॉल करने से शीघ्र अतिशीघ्र मानवीय सहायता पहुंचाई जाती है।
लोगों को इस चाइल्ड लाइन नंबर की जानकारी होने से कई बच्चों को कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। यह जागरूकता रथ शहर के अलग अलग भागों में रुक रुक कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इस अवसर पर सन्नी कुमार केंद्र समन्वयक चाइल्ड लाइन, अनिल कुमार सिंह काउंसलर चाइल्ड लाइन व कई टीम मेंबर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक्स, जहां एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ईसीजी, एक्सरे हो या टीएमटी, हो हीमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy. तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
बीते 15 नवंबर को मधुबनी जिले के मधवापुर व हरलाखी प्रखंड में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ। आगामी 17 नवंबर को दोनों प्रखंडों के मतगणना को लेकर मधुबनी स्थित आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी 13 पंचायतों में लोगों ने वोट डाले। डीएम ने मधवापुर के 2 आदर्श बूथों का निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजेश कुमार ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मधवापुर के सभी गांवों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मजिस्ट्रेटों के साथ सुरक्षा बलों की टीम बूथों का दौरा लगातार कर रही थी। अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखी गई। 17 सेक्टरों में 17 मजिस्ट्रेटों के साथ सुरक्षा बलों को लगाया गया था। सीओ राम कुमार पासवान, साहरघाट थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल और मधवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह थाना क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोगों को निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील लोगों से की। वहीं हरलाखी प्रखंड में पंचायत चुनाव में सोमवार को हुए वोटिंग में आधी आबादी पुरुष से आगे रही। महिला वोटरों ने वोटिंग में भी पुरुष को पीछे छोड़ दिया। हरलाखी प्रखंड के सभी 274 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। कहीं से कोई वारदात की खबर नहीं है। प्रखंड में 3 बजे तक 52% मतदान होने की खबर है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही है। मतदान करने में सुबह से ही महिला मतदाताओं के विभिन्न बूथों पर लंबी लाइन देखी जा रही थी। कंट्रोल रूम में मिली सूचना अनुसार दिन के 3 बजे पूरे प्रखंड में 52% मतदान हो चुका था। दिन के 1 बजे तक 48% महिला मतदाता वोटिंग कर चुके थे, जबकि पुरुष 36% ही वोटिंग किए। दिन के 3 बजे तक 48.52% वोटर ने वोट गिरा लिए, जिसमें 57.43% महिला मतदाताओं ने वोटिंग का प्रयोग किया। पुरुष मतदाता मात्र 36% ही वोटिंग किए। महिला मतदाता के प्रतिशत पुरुषों से आगे रही। आधी आबादी फिर वोटिंग पुरुषों पर भारी रहा। वहीं पहली बार वोटर बने युवतियों के उत्साह देखने ही बन रहा था। पहली बार वोटिंग का प्रयोग करने बेलाटोल बूथ पर पहुंची प्रिया कुमारी ने बताया कि पहली बार वोट देकर वह काफी उत्साहित हैं। पहली बार वोट देने के लिए उन्हें 4 बार ईवीएम को दबाना पड़ा, वहीं 2 बैलेट पेपर पर मुहर मारना पड़ा। दोनों वोटिंग करने का तजुर्बा पहली बार में ही मिल गया है। वोट करके वह बहुत खुश है। कुछ मतदान केंद्रों पर 5 बजे के बाद भी मतदान होने की सूचना मिल रही है। मधवापुर प्रखंड के मधवापुर पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 14 है, जिसमें 14 मतदान केंद्रों की संख्या है। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत में कुल 13 वार्ड है। बासुकी बिहारी दक्षिणी में कुल 13 वार्ड है। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत में 13 वार्ड है, जहां मतदान विभिन्न 13 बूथों पर किया गया। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी में 13 वार्ड, साहर दक्षिणी में 13 वार्ड, मुखिया पट्टी में 14 वार्ड, सलेमपुर में वार्ड 1 से 12 है, जिसके लिए कुल 13 मतदान केंद्र बनाए गए। उत्तरा में कुल वार्डों की संख्या 13 है, जिसके लिए 13 मतदान केंद्र बनाए गए थे। पिहवारा में 14, तरैया में 14, पेरोखर में 13 व बिशनपुर में कुल 13 वार्ड है, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या 15, 15, 13 और 13 है। इन सभी मतदान केंद्र पर बने बूथों पर शांतिपूर्वक व भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। इसको लेकर आगामी 17 नवंबर को मधुबनी के आरके कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। वहीं हरलाखी प्रखंड में कुल 17 पंचायत हैं। हरलाखी पंचायत में 15 वार्ड, नहरनिया में वार्ड 1 से 17, करुणा में वार्ड 1 से 13, बिसौल में वार्ड 1 से 17, जहां मतदान केंद्रों की संख्या 46 से 62 है। सोट गांव में वार्ड 1 से 18, मतदान केंद्रों की संख्या 63 से 80। कलना पंचायत में वार्ड 1 से 16, जिसके लिए मतदान केंद्र 81 से 96 बनाए गए थे। सिसौनी में वार्ड 1 से 19, जिसके लिए मतदान केंद्रों की संख्या 97 से 115 तक थी। बेता परसा में वार्ड 1 से 14, मतदान केंद्र की संख्या 116 से 129। पिपरौन में वार्ड 1 से 15, मतदान केंद्रों की संख्या 130 से 144।
फुलहर पंचायत में वार्ड की संख्या 1 से 16, वहीं मतदान केंद्रों की संख्या 145 से 160। कौआ बरही में वार्ड की संख्या 1 से 17, वहीं मतदान केंद्र की संख्या 161 से 177। झिटकी में वार्ड की संख्या 1 से 14, वहीं मतदान केंद्र की संख्या 178 से 191। गंगौर पंचायत में वार्ड 1 से 15, जिसमें मतदान केंद्रों की संख्या 192 से 206। हिसार में वार्ड 1 से 15, मतदान केंद्र की संख्या 207 से 221। सोनई में वार्ड की संख्या 1 से 16, मतदान केंद्र की संख्या 222 से 237। बौरहर में वार्ड 1 से वार्ड 17 व मतदान केंद्र की संख्या 238 से 254 और खिरहर पंचायत में वार्डों की संख्या वार्ड 1 से 18 है, जिसके लिए मतदान केंद्रों की संख्या 255 से 218 रही। इन सभी मतदान केंद्रों पर बीते 15 नवंबर को शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न हुआ। आगामी 17 नवंबर को मधुबनी के आरके कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के पहले व दूसरे लहर के बीतने के बाद अब सरकार तीसरे लहर की भी संभावना व्यक्त कर रही है और लोगों को सावधानियां बरतने को लेकर अपील कर रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन की, जहां हर रोज यात्री आते जाते हैं। हजारों लोग स्टेशन पर रोज पहुंचते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 99% लोग बिना मास्क के घूमते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन को थोड़ा और सतर्क होना पड़ेगा तथा लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर से देश और दुनिया त्रस्त हो चुका है और सरकार की ओर से तीसरी लहर की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आते हैं उसमें 1% व्यक्ति मास्क पहने नजर आते हैं। 99% व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हैं, जो कोरोना वायरस को निमंत्रण देने के लिए काफी है। इसे रोकने के लिए प्रशासन को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रशासन को जागरूक होकर इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए और मधुबनी रेलवे स्टेशन व भीड़-भाड़ वाले जगहों पर आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य करना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से विभिन्न कुल 30 मामलों में जब्त शराब को विनिष्टीकरण किया गया। दंडाधिकारी मनीष कुमार की उपस्थिति में खजौली में तकरीबन 1594 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को खजौली थाना के अलग अलग गांवों से शराब मामले में दर्ज 30 कांडों में जब्त शराब को दंडाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में विनिष्ट किया गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि विभिन्न कांडों में 422 लीटर विदेशी एवं 1172 लीटर देशी शराब जब्त किया गया था, जिसे खजौली थाना परिसर में सील बंद सभी बोतल को तोड़कर जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदकर उससे जमींदोज कर दिया गया। मौके पर दंडाधिकारी मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, पूर्व के मालखाना अधिकारी राजीव कुमार सिंह व वर्तमान मालखाना अधिकारी मदन उराव उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के औसी ओपी परिसर में विभिन्न मामलों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान कुल 3780 लीटर अंग्रेजी शराब को जमींदोज किया गया। औसी ओपी पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान के तहत जब्त किए गए 3780 लीटर अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण ओपी परिसर में गड्ढे खोदकर जेसीबी से किया गया। विनिष्टीकरण के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सीओ श्रीकांत सिन्हा तथा ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी के समक्ष ओपी परिसर में खोदे गए गड्ढे में शराब के बोतल व डिब्बे को उरेल जेसीबी से किया गया।
सीओ ने बताया कि ओसीओपी अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी अभियान के तहत विदेशी कुल 3,780 लीटर शराब जब्त किया गया था, जिसे वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर विनिष्टीकरण किया गया है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि शराब का धंधा करने वाले व शराब का सेवन करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकस है। मुख्यमंत्री साहब सही फैसला है, और आपकी टीम पूरी तरह एग्रेसिव हो चुकी है। अगर कुछ लोग समाज में इसका दुष्टीकरण फैला रहे हैं मारू मारका आपके साथ, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, गलत जो भी करेंगे कार्रवाई की जाएगी। सर आपका नाम? मेरा नाम श्रीकांत कुमार है, जो प्रशासन। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर थाना परिसर में जेसीबी से गड्ढा खोदकर तकरीबन 4,000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी मौजूद रहे। मधेपुर थाना परिसर में 4,000 लीटर शराब जेसीबी से गड्ढा खोदकर विनिष्टीकरण किया गया, जहां अंचलाधिकारी पंकज कुमार मौजूद थे। बिहार में शराबबंदी कानून पर सख्ती से अमल कराने के लिए हर संभव पुलिस प्रयासरत रहती है। उसके बावजूद बिहार के सरहद से सटे दूसरे राज्य एवं देश होने के कारण शराब की बड़ी खेप बिहार आ जाती है, जो कहीं न कहीं जाकर पकड़ी जाती है और लोग कैद होकर हवालात की हवा भी खाते हैं। लेकिन फिर भी इस काम से लोग तौबा नहीं करते हैं। आज शराब पीने वाले वे उसके धंधेबाजों से जहां आम जनता परेशान है, वहीं पुलिस महकमा भी काफी तंग है, क्योंकि शराब के धंधेबाज को पुलिस गिरफ्तार करती है और न्यायिक हिरासत में भेज देती है, जहां से हफ्ते 10 दिनों में वह बेल लेकर आ जाते हैं और फिर अपनी आदत से बाज नहीं आते। कारोबार का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में पुलिस के चाहने के बावजूद यह सिलसिला रुक नहीं रहा है और हजारों हजार लीटर शराब का विनिष्टीकरण थाना में हर महीना होता रहता है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की निर्मम हत्या को लेकर जयनगर रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में पत्रकारों के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई पत्रकार शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान एक तरफ जहां अविनाश झा को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। बेनीपट्टी के युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की निर्मम हत्या को लेकर सोमवार की देर शाम जयनगर रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय में स्थानीय पत्रकारों के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हनुमान प्रसाद ने किया। मोहम्मद अली के संचालित में आयोजित शोक सभा में जयनगर के पत्रकारों ने घटना की घोर निंदा करते हुए अविनाश झा के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में कैंडल जलाया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकार ललित झा ने वर्तमान समय में पत्रकार पर हो रहे इस तरह के हमले और प्रशासन की विफलता की घोर निंदा करते हुए पत्रकारों को एकजुट होकर इस मामले पर आवाज उठाने की बात कही। पत्रकार मोहम्मद अली ने सरकार को जंगल राज बताया। साथ ही युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश की विभत्स निर्मम हत्या को जघन्य अपराध बताते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। बिहार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकार हनुमान प्रसाद ने वर्तमान परिस्थितियों में जल्द कार्रवाई की मांग की तथा पत्रकारों पर हो रहे इस तरह के कुकृत्य की निंदा की। फास्ट ट्रैक कर जल्द से अपराधियों को सजा देने की बात कही। जयनगर के पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन की नाकामी और विफलता पर जमकर आलोचना की। इनमें हत्या के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा था। पत्रकारों ने सरकार से मृतक युवा पत्रकार को शहीद का दर्जा देने, 25 लाख रुपए मुआवजा, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी, परिवार की सुरक्षा, स्पीडी ट्रायल कर जल्द सजा की मांग की है। इस श्रद्धांजलि सभा में ललित झा, मोहम्मद अली, हनुमान प्रसाद, राघवेंद्र झा बबलू, शिव कुमार, सुमित कुमार राउत, पप्पू पूर्वे, संतोष शर्मा, अनुराग गुप्ता, मोहम्मद गुलाब समेत अन्य मौजूद थे। स्वागत करने का ये समय नहीं है, दुखद
फिर हम लोग इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि इस घटना से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कुछ सीख ले सकते हैं, सरकार से क्या मांग कर सकते हैं, हम लोग अपनी सुरक्षा भी कैसे कर सकते हैं, इन 3 चीजों पर सो हम लोग विचार करेंगे एक बार। सो पहले सब लोग मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी अविनाश हत्याकांड में मुख्य हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से बेनीपट्टी में फिर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, थाना में घुसकर किया हंगामा। बेनीपट्टी के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड में फुलपरास अनुमंडल प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर मुख्यालय में निकाला मौन जुलूस। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी में हुए गुलशन हत्याकांड मामले का अब तक नहीं हुआ कोई खंडन, पुलिसिया कार्रवाई शून्य। बेनीपट्टी के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड की सीबीआई से जांच को लेकर सीएम से मिलेंगे पप्पू यादव। मृतक अविनाश के परिजनों से मिलकर बढ़ाया ढांढस, दिया न्याय दिलाने का भरोसा। खुटाना थाना क्षेत्र के प्रयागपुर में एक महिला से 20,000 रुपए झपट ले भागा अज्ञात अपराधी। स्टेट बैंक के एटीएम के पास हुई घटना। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुबनी के मधवा पूर्व हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हुआ संपन्न। 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से आरके कॉलेज मतगणना केंद्र पर की जाएगी मतगणना। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के घूमते हैं 99% व्यक्ति, कोरोना बढ़ने की संभावना।
खजौली में 1594 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। ओसीओपी परिसर में कुल 3780 लीटर शराब का हुआ विनिष्टीकरण। मधेपुर थाना परिसर में 4000 लीटर शराब जेसीबी से गड्ढा खोदकर किया गया विनिष्ट, अंचलाधिकारी रहे मौजूद। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रेस क्लब में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। मधुबनी पुलिस लाइन के समीप स्थित पैथोलैब भारतीय जन लैब में अब ओपीडी की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं मंगलवार को मरीजों को निशुल्क परामर्श भी दिया गया। पुलिस लाइन के निकट स्थित आधुनिक सुविधाओं से युक्त ISO प्रमाणित पैथोलैब भारतीय जन लैब में अब ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मंगलवार को 40 से अधिक मरीजों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सकों ने यहां परामर्श दिया। साथ ही आधे कीमत पर जांच भी उपलब्ध कराया गया। आनंद कुमार ने बताया कि मुख्य उद्देश्य मधुबनी जिला के अंतर्गत सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जांच रिपोर्ट उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। साथ ही दवा व इलाज भी उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा। देश के प्रसिद्ध अस्पतालों के चिकित्सक से परामर्श की सुविधा यहां उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक शनिवार सामान्य ओपीडी सेवा बिल्कुल फ्री रहेगा। अब सभी रोगों के लिए दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ओपीडी सेवा का लाभ जिले में मिलेगा। साथ ही जेनरिक दवा को बढ़ावा देने का भी काम किया जा रहा है। के लिए लोगों के लिए शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें हम लोग तत्वन ई क्लिनिक के तरफ से आपके मधुबनी शहर में पहली बार जो भी दिल्ली के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल हैं, एम्स हैं, मेदांता हैं, अपोलो हैं, PGI हैं, उसके टॉप मोस्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके ओपीडी सेवा आप लोग यहाँ पे ई क्लिनिक के माध्यम से आप लोग सभी दर्शक यहाँ पे ले सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे सेवा और दिनांक 16 तारीख को जिस दिन इस चीज़ की सेवा की उद्घाटन की जा रही है, ओपनिंग किया जा रहा है, उस दिन हम लोग सेवा बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ओम शांति की सदस्य शिक्षिका अपने घरों पर बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही है। वह अपने घरों पर वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। ओम शांति के महिला सदस्य ने वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 के बच्चों को अपने घर पर निःशुल्क शिक्षा दे रही है। बच्चे देश का भविष्य है, इन्हें सही राह पर ले जाने का शिक्षक का कर्तव्य बनता है। इस बात को आत्मसात करते हुए महिला सदस्य द्वारा वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 के बच्चों को अपने घर पर शिक्षा वह भी निःशुल्क दी जा रही है। हाँ, निःशुल्क पढ़ाते हैं। हम शिक्षिका हैं और मेरा सेवानिवृत्ति हो चुका है। और कुछ तो बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, तो सोचे कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मोहल्ले के बच्चों को बोले हैं कि तुम लोग आओ, हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के स्थित विद्यापति पार्क का नगर निगम के द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पार्क के साफ सफाई व जीर्णोद्धार के बाद शहरवासियों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। मधुबनी में थाना चौक स्थित विद्यापति पार्क का नगर निगम के द्वारा सफाई किया जा रहा है, साथ ही जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। मधुबनी शहर में केवल एक ही पार्क है। इसे सुचालक रूप से खोलने से वॉकिंग के अलावा स्वच्छ वातावरण भी शहरवासियों को मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मधुबनी के थाना चौक स्थित विद्यापति पार्क का नगर निगम के द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी डेन न्यूज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देता है। मंगलवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मधुबनी प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी भर से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मंगलवार को प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीडीसी IAS विशाल राज ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जागरूकता में मीडिया का रोल सबसे प्रमुख है।
उन्होंने कहा कि जो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं, वही मीडिया से डरते हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा एवं समस्या के सवाल पर कहा कि वे इसको लेकर गंभीर हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर समस्या सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अथवा उनके स्तर से निपटाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि जनता की समस्या सरकार व प्रशासन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अहम है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें मीडिया से कोई डर नहीं है। वहीं मीडिया प्रतिनिधियों ने कहा कि आज मीडिया कर्मियों को लोग निशाना बना रहे हैं। पब्लिक के सामने सच्चाई उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों की हत्या हो रही है। पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की मांग भी की। बेनीपट्टी में अविनाश झा की हत्या मामले पर भी लंबी चर्चा हुई। बैठक में पत्रकार उदय कुमार झा, रामशरण साह, तेज नारायण ब्रह्मर्षि, फिरोज आलम, किशोर कुमार, राजीव कुमार झा, सुजीत कुमार राउत, संजय कुमार मिश्र, संदीप कुमार, विभूति रंजन, अजय आनंद सहित अन्य लोगों ने अपनी राय रखी। विषय पर और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। सभी का यही मानना हुआ कि सब लोग सहमत भी हुए इस बात पे कि आज की डेट में और कि जो लोग सच के साथ हैं, जो लोग नियम के हिसाब से चलते हैं, सोसाइटी में अपना रोल अच्छे से निभाते हैं, दे शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मीडिया। वो नहीं और उन्हें भी नहीं चाहिए। और अफ्रेड उन्हीं को होना चाहिए जो कि गलत राह पर चलते हैं। उनको लगता है कि मीडिया से उनको खतरा है, उन्हीं को अफ्रेड होना चाहिए। कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा इस बात पे भी रखा गया कि मीडिया इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन इस बात का आगे ध्यान रखेगा और जो इफेक्टिवनेस है और जो सिक्योरिटी ऑफ मीडिया है उसका हम लोग ख्याल रखेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जो विषय वस्तु दिया गया था विभाग के द्वारा, पूरे बिहार में इसी विषय वस्तु पे जो हमारा प्रेस दिवस का आयोजन हुआ है, वो इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। इस संबंध में मेरा स्पष्ट विचार है कि मीडिया या प्रशासन या कोई भी कर्मी जो गलत होगा वो मीडिया से अफ्रेड होगा। जो सही है को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं, वो हर जगह निडर है और दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।